हेलो एवरीवन। मेरा नाम शांकवी है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल अप्रोच यानी रियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं कि रियलिज्म है क्या, उसके बाद हम ये जानेंगे कि रियलिज्म के क्या बेसिक अजम्पशंस हैं। रियलिज्म 20th सेंचुरी में इतनी डोमिनेंट थ्योरी की तरह क्यों इमर्ज होता है, उनके मेजर एक्सपोनेंट्स कौन है। रियलिज्म 20th सेंचुरी में ही इमर्ज होता है या उससे पहले भी हम रियलिस्ट के जो प्रीमाइसेस थे उनको हम ट्रेस कर सकते हैं हमारी हिस्ट्री में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में। सो बेसिकली जो रियलिज्म है ना, इट्स अ मॉडल विच इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज essentially and unchangeably at struggle among self-interested state for power and the position under anarchy, with each competing state pursuing its national interest. It means जो states वर्ड पॉलिटिक्स में एक्टर्स की तरह रन कर रहे हैं, व्हाट दे डू, दे वांट टू फुलफिल देयर नेशनल इंटरेस्ट। एंड व्हाट इज देयर नेशनल इंटरेस्ट? इज देयर सर्वाइवल, देयर सिक्योरिटी। एंड टू फुलफिल देयर नेशनल इंटरेस्ट दे आर ऑलवेज इन स्ट्रगल फॉर पावर। वो हमेशा अपनी पावर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं या बैलेंस करके रखने की कोशिश करते हैं, सो दैट internally or externally they can defend themselves. And since there is no word government, so they are working under anarchy. There is no international superpower, there is no international government. Okay, so basically realism yahi hai ki realism talks about a model where in the word politics states, it means actors, are in the struggle of power so that they can fulfill their national interest and can have a स्टेबिलिटी एंड अ सिक्योरिटी। तो समझ में आ गया कि रियलिज्म बेसिकली कहता क्या है। रियलिज्म के 4 की वर्ड्स हैं, अगर हम वो याद रखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। रियलिज्म इज टॉकिंग अबाउट अ स्टेट अंडर एनार्की, जहाँ पे वो स्ट्रगल में है। किस चीज़ के स्ट्रगल में है? पावर के स्ट्रगल में है। और वो ये पावर क्यों अटेन करना चाहते हैं या अचीव करना चाहते हैं? सो दैट दे कैन फुलफिल देयर नेशनल इंटरेस्ट। अब हम ये समझते हैं कि जो रियलिज्म है इसके बेसिक अजम्पशंस क्या हैं, जो इनके थिंकर्स हैं उन्होंने, अभी हम उनके बारे में भी आगे बात करेंगे कि इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले हम समझते हैं कि रियलिज्म है क्या। तो हम इसके लिए थोड़ा सा पहले ये समझते हैं कि रियलिज्म, अभी हमने ये समझा कि उसकी क्या डेफिनेशन थी, अभी हम ये समझते हैं कि उसका क्या क्या बेसिक अजम्पशंस हैं। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट अ ह्यूमन नेचर। जो रियलिज्म है वो ह्यूमन नेचर की बात करता है और कहता है कि जैसे जो ह्यूमन नेचर है वो इम्परफेक्ट है। और जैसे ह्यूमन नेचर होता है ना कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए किसी और या सामने वाले के सेल्फ इंटरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने में हेजिटेट नहीं करता है। इन द सेम वे जो वर्ड पॉलिटिक्स है, वहाँ पे जो स्टेट्स हैं दे बिहेव लाइक अ ह्यूमंस, है ना। वो भी ह्यूमंस की तरह अपने अपने इंटरेस्ट को या अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए जो सामने वाला स्टेट है वो उसके नेशनल इंटरेस्ट को या उसकी पोजीशन को डिस्ट्रॉय करने के बारे में एक भी बार नहीं सोचते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है हर कंट्री का वो अलग अलग होता है। किसी कंट्री को कुछ चाहिए, किसी कंट्री को मिलिट्री पावर चाहिए, किसी कंट्री को अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करना है। तो हर कंट्री की जो नेशनल इंटरेस्ट है ना वो अलग होती है। उनके स्टेटस के बेसिस पे भी ये डिपेंड करता है कि वो डेवलपिंग नेशन है या डेवलप्ड नेशन है। तो उनकी जो डिमांड्स हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो अलग अलग होती हैं। और ऐसा होता है कि जब दो स्टेट्स एक स्टेटस पे होती हैं या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई पुअर स्टेट है या रिच स्टेट है, तो उनके बीच में अलग टाइप के नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, अलग टाइप की डिमांड्स होती हैं, जिसकी वजह से एक जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी सिचुएशन हमेशा बनी रहती है। वो जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपनी हेजिमनी या अपनी पावर को या अपने पावर को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहते हैं या सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना चाहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, क्योंकि कोई वहाँ पे गवर्नमेंट तो है नहीं, देयर इज़ एनार्की, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है या जो वॉर है वो अनअवॉइडेबल हो जाती है। रियलिज्म का बेसिकली अगर हम ये समझे ना, तो realism is all about a power politics. It talks about a tension between states in the world politics, that how they want to achieve or attain as much as power they can. They want to increase their power, they want to keep the power and demonstrate. ये तो समझ में आ गया अब तक कि what are the बेसिक अजम्पशंस ऑफ रियलिज्म एंड रियलिज्म है क्या बेसिकली। अब हम ये समझते हैं कि रियलिज्म का इमर्जेंस होता क्यों है। क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच जो था है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उसमें सबसे पहले तो आइडियलिज्म आया था। और आइडियलिज्म और रियलिज्म में क्या डिफरेंस है, और आइडियलिज्म के होते हुए भी वो क्यों वो अप्रोच क्यों फेल हुआ और रियलिज्म का इमर्जेंस क्यों हुआ। जो आइडियलिज्म है बेसिकली उसके जो अजम्पशंस थे वो ये थे कि अभी जो इंटरनेशनल सिनेरियो है यहाँ पे पावर पॉलिटिक्स का टशन है स्टेट्स के बीच में, बट ये टेम्परेरी फेज है, ये एक पार्ट है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिस्ट्री है जो कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जो फ्यूचर होगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, उसमें जो सोसाइटी होगी वो बहुत मॉरली बेस्ड होगी, मोरालिटी पे बेस्ड होगी, और वो बहुत ही नॉन वायलेंट होगी,
वहाँ पे जो वर्ड पॉलिटिक्स है उसमें जो स्टेट्स हैं उनके बीच में हार्मोनी होगी और ब्रदरहुड होगा, ठीक है? कोऑपरेशन होगा बेसिकली, वो कोऑपरेशन की बात करते हैं और म्यूचुअल ग्रोथ होगी, म्यूचुअल ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है? बट जो रियलिज़्म है वो आइडियलिज़्म से एकदम ही अलग है। वो ये बताता है कि आइडियलिज़्म की ये सारी असम्पशन्स के बाद वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट्स आते हैं, लीग ऑफ नेशन का एस्टैब्लिशमेंट होता है। लेकिन उसके बाद भी वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशन इमर्ज हो जाती है 1939 के अराउंड में और इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है, जिसकी वजह से ये देखा जाता है कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ना, वहाँ पे जो पावर है, वो पावर का जो स्ट्रगल है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। जो स्टेट्स हैं, वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, हमेशा वॉर की सिचुएशन बनी रहेगी। तो इंटरनेशनल सिनेरियो में या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोऑपरेशन और हार्मोनी और या यूँ कह लें कि एक म्यूचुअल जो ग्रोथ की बात है, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो स्टेट्स हैं, उनकी नीड्स और डिमांड्स हमेशा चेंज होती रहेंगी और वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ही फुलफ़िल करेंगे। जो रियलिस्ट थे ना वो टोटली अपोजिट डायरेक्शन में खड़े थे जो मॉरल स्टैंडर्ड्स थे उनके रियलिस्ट्स वर रियली स्केप्टिकल अबाउट द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल दे वर रियली स्केप्टिकल अबाउट द आइडिया ऑफ म्यूचुअल ग्रोथ हार्मनी एंड डेवलपमेंट एज अ होल है ना तो ये जो चीज़ें थी उसको रियलिस्ट पूरी तरीके से कंडेम करते थे वो स्टेट के सर्वाइवल की बात करते थे वो स्टेट के लीडर्स को ये सजेस्ट करते थे कि दे शुड बी सैक्रिफाइसिंग देयर नेशनल इंटरेस्ट बिकॉज देयर नेशनल इंटरेस्ट इज देयर स्टेट आइडेंटिटी ओके जो प्रोपोनेंट्स बेसिकली रियलिज्म के रहे हैं दे टॉक्ड अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट ओनली और वो कहते थे कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ना हर स्टेट डुअल मोरालिटी को फॉलो करता है मतलब वो सेक्युलर होता है इट मीन्स कि वो अपनी पॉलिटिकल नेसेसिटीज को प्राइमरी रखता है और उसके बाद इफ देर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ मोरालिटी और अ कोऑपरेशन देन ओनली द स्टेट विल कोऑपरेट इन द द वर्ल्ड पॉलिटिक्स अदरवाइज जो रियलिस्ट थे वो मॉरल स्टैंडर्ड्स को पूरी तरीके से उनका ये कहने का मतलब था कि मॉरल स्टैंडर्ड्स से आपका सर्वाइवल नहीं पॉसिबल है इसलिए आप मॉरल स्टैंडर्ड्स को तब फॉलो करें जब आपका सर्वाइवल सुनिश्चित हो जब आपका आपका पावर स्ट्रगल जो है वो एटलीस्ट वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ऐसा हो कि आपका जो स्पेस है एक स्टेट का जो स्पेस है वो बैलेंस्ड रहे बैलेंस ऑफ पावर की बात करते थे वो है ना ताकि जो जब भी कन्फ्लिक्ट हो या वॉर हो तो जो स्टेट है वो एटलीस्ट अपनी सिक्योरिटी तो कर पाए मतलब उसके अंदर इतनी क्षमता या इतनी स्टेबिलिटी तो रहे अब तक हमें ये तो समझ में आ गया कि रियलिज्म बेसिकली है क्या रियलिज्म के बेसिक अजम्पशंस क्या हैं और आइडियलिज्म क्या था आइडियलिज्म क्यों फेल हुआ या क्यों रियलिज्म का इमर्जेंस हुआ ठीक है तो जो रियलिज्म है ना इसके जो कोर एलिमेंट्स हैं वो स्टेटिज्म यानी स्टेट उसकी आइडेंटिटी उसका स्टेट क्राफ्ट दूसरा उसका सर्वाइवल मतलब उसका जो स्टेट का सिक्योरिटी और उसका सर्वाइवल उसका बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स और थर्ड इज सेल्फ हेल्प यानी जो स्टेट्स हैं वाई दे आर स्ट्रगल इन पावर बिकॉज दे वांट टू मेंटेन देयर status or they want to maintain their power status in the world politics तो वो खुद की हेल्प करते हैं and for the sake of helping themselves they can harm other state they can get into war and conflict with other states we will come to who are the realists basically who are the realist scholars okay तो अगर हम रियलिज्म के जो प्रीमाइसेस हैं उनको थोड़ा सा समझें ध्यान से तो वी कैन ट्रेस इट फ्रॉम द हिस्ट्री जो थ्यूसीडाइड्स हैं या थॉमस होब्स हैं या निकोलो मैकियावेली हैं हमें इनकी राइटिंग्स में भी या सुंजू हुए या कौटिल्या हुए हमें इनकी राइटिंग्स में भी जो रियलिज्म के प्रीमाइसेस हैं वो देखने को मिल जाएंगे और ये समझ में आ जाएगा कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की हिस्ट्री रही है और जो अभी करंट सिनेरियो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का है उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है और उन्हीं प्रीमाइसेस के बेसिस पे ये जो नियो क्लासिकल रियलिस्ट्स हैं मॉर्गनथाउ एच कार है ना इन्होंने अपने रियलिज्म के जो मेन अजम्पशंस हैं उनको ड्रॉ किया है नाउ इफ वी सी द राइटिंग ऑफ थ्यूसीडाइड्स द हिस्ट्री ऑफ पेल्पोनेशियन वॉर बैक देन इन 431 and 404 BC we see he talked about the Peloponnesian War fought between the Athens and Sparta and he is mentioning the same premises what neoclassical realists for example E.H. Carr or Morgenthau are discussing इन द 1940s ओके वो भी यही बोलते हैं कि जो ह्यूमन कंडीशन है वो नेचुरली बड़ी इनसिक्योर और कन्फ्लिक्टफुल है ना जो ऐसे ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो स्टेट्स है ना उनके बीच में जो पावर गैप है या जो स्टेटस गैप है वो या जो कैपेबिलिटी गैप है ना उसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है जो वॉर है वो इनएविटेबल है दैट इज द फाइनल आर्बिट्रेटर है ना तो जो थ्यूसीडाइट्स थे वो भी यही बात कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग्स डू जो उनको करना है वो करेंगे और वीक्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा है ना तो वीक्स जो वीक स्टेट्स होते हैं वो भी तो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं है ना तो इसके चलते क्या होता है कि जो
वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी उस समय में, उस टाइम में जो स्टेट्स थे उनके बीच में भी पावर गैप था, उनके बीच में भी कैपेबिलिटी गैप था, जिसकी वजह से वो जो पावर का एक स्ट्रगल था वो हमेशा बना रहता था। तभी ना पेलोपोनेशियन वॉर हो रही थी इतने समय पहले, जब इतना कुछ ह्यूमन काइंड में डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इतना कुछ टेक्नोलॉजीज नहीं थी, लेकिन जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की सिचुएशन थी वो तब भी वही थी। तो वी कैन ट्रेस रियलिज्म फ्रॉम दैट टाइम, फ्रॉम दैट एंशियंट टाइम ऑल्सो। जैसे हमने थ्यूसिडाइड्स की राइटिंग में देखा, वैसे ही अगर हम होब्स की लेवियाथन को देखें तो 1651 में पब्लिश हुई थी, है ना? उसके उसमें भी होब्स ने ये मेंशन किया है दैट मेन एंड वुमेन्स आर लिविंग अंडर द नेचुरल कंडीशन ऑफ फियर एंड एनार्की। दे आर वरी अबाउट देयर सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी एंड इट्स मोर लाइक अ सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स व्हाट रियलिस्ट्स आर टॉकिंग अबाउट, है ना? सो वी कैन ट्रेस the premises, the basic premises of realism from the very past and from the very ancient writings, which is the part of the history, which is the present and will always remain in future. जो realists हैं उनका बस यही मेजर आर्ग्यूमेंट है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, ये जो वॉर की सिचुएशन है, ये जो पावर स्ट्रगल है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये स्टेट्स के बीच में हमेशा रहेगा। इसलिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है वहाँ पे कभी भी हार्मनी, वहाँ पे कोऑपरेशन एक डिग्री तक डेफिनेटली आ सकता है, लेकिन कभी भी इतना नहीं आएगा कि कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करे, कोई स्टेट अपने सेल्फ इंटरेस्ट या अपने नेशनल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करे। अगेन मैकियावेली, मैकियावेली ने डुअल मोरालिटी की बात की थी, जो भी हमने स्टार्टिंग में देखा कि रियलिस्ट ऑल्सो टॉक्स अबाउट अ डुअल मोरालिटी। वो कहते हैं जो किंग है, यानी जो स्टेट का लीडर है, उसको ना लायन की तरह पावरफुल होना चाहिए और फॉक्स की तरह चालाक होना चाहिए। यानी उसको अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कब किस स्टेट के साथ कोऑपरेट करना है और कहाँ पे कन्फ्लिक्ट करना है, कहाँ पे वॉर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये रूलर को पता होना चाहिए। रूलर मस्ट बी, यानी स्टेट लीडर मस्ट बी अ पावरफुल लाइक अ लायन एंड कनिंग एंड रूथलेस। ही शुडंट बी एक्टिंग अकॉर्डिंग टू मोरल्स और एथिक्स, क्योंकि मोरल्स और एथिक्स के अकॉर्डिंग काम करके कोई भी स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को इतने कॉन्फ्लिक्टफुल सिचुएशन में या इतना सेल्फ इंटरेस्टेड या यूं कह लें या इतना इतना ईगोइस्टिक जो एक माहौल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, उसमें कोई भी स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए जो भी स्टेट के लीडर्स हैं या जो स्टेट क्राफ्ट है, वो ऐसा होना चाहिए which should seek advantage to fulfill the national interest of the state. Let's come to the modern era, जब रियलिज्म का इमर्जेंस होता है, यानी लेट 1930s, है ना? तो उस टाइम पे EH कार की एक बुक आती है 20 ईयर क्राइसिस इन 1939, इट गेट पब्लिश्ड, जिसमें ये उन 20 सालों की बात करते हैं जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ था उसके बीच का जो टाइम है उसकी बात करते हैं। EH कार आइडियलिज्म को इस हद तक क्रिटिसाइज करते हैं कि वो उसे यूटोपियन बुलाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो कभी भी मोरालिटी से नहीं चल सकता। सिक्योरिटी और सर्वाइवल जो है दैट इज ऑलवेज द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट, एंड फॉर दैट रीजन स्टेट्स आर वेरी रैशनल व्हाइल दे आर टेकिंग डिसीजंस। वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे, वो अपने पॉलिटिक्स को, अपने सिक्योरिटी को, अपने इंटरेस्ट को एथिक्स के ऊपर प्राइमेसी देंगे। एंड ही टॉक्स अबाउट द वर्ड पॉलिटिक्स जहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट को हम एनालाइज कर सकते हैं या अंडरस्टूड कर सकते हैं। उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है ये, दैट पॉलिटिक्स आर नॉट द फंक्शन ऑफ एथिक्स बट एथिक्स ऑफ पॉलिटिक्स। यानी जो पॉलिटिक्स है ना उसको हम एथिकल डोमेन में रख करके नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो पॉलिटिक्स है ना उसके अपने अलग एथिक्स होते हैं। तो मतलब बेसिकली ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द रियल सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग इन दैट टाइम इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ही इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और यू कैन से अ मेजर प्रोपोनेंट ऑफ द रियलिज्म इन द मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न रियलिस्ट में हमने EH कार को समझ लिया, अब हम मॉर्गन थाओ को समझते हैं। मॉर्गन थाओ की एक बुक आती है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, जो 1948 में पब्लिश होती है। इसमें ये 6 प्रिंसिपल्स देते हैं रियलिज्म के। बेसिकली हैंस जे मॉर्गन थाओ जो है वो जर्मनी से बिलोंग करते थे, लेकिन ये US में आके सेटल हो जाते हैं और इनको पोप ऑफ IR कहा जाता है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट ऑफ क्लासिकल रियलिज्म। जो मॉर्गन थाउ थे, इनका मानना ये था कि जैसे ह्यूमन बिहेव करता है एक सोसाइटी में अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, है ना? वैसे ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक स्टेट बिहेव करता है बिल्कुल ह्यूमंस की तरह। वो बहुत ही सेल्फिश होता है, उसको अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करना होता है, स्टेट को अपनी पावर हमेशा इंक्रीज करनी होती है, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करके रखना होता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। इस वजह से जो स्ट्रगल है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, और क्योंकि स्टेट्स इतने सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि जो सामने जो दूसरे स्टेट्स हैं वो उनका लॉस भी कर देते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करने में सामने वाले के साथ वो क्या गलत कर रहे हैं या उसका क्या लॉस हो रहा है, ठीक है? तो जिसकी वजह से जो एक वॉर की सिचुएशन है या जो कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है वो इनएविटेबल है।
मतलब जो स्टेट्स हैं वो इतने रैशनल होते हैं कि वट एवर दे डू फॉर द शेक ऑफ फुलफिलिंग देयर नेशनल इंटरेस्ट। ओके, सो जैसे मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम समझ सकते हैं कि वो वही सिनेरियो है जो एक सोसाइटी में होता है। जैसे एक सोसाइटी में क्या रहता है कि आपस में आदमी एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में है, क्योंकि हर कोई हर किसी से आगे बढ़ना चाहता है। एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड पावर। ओके, एवरीवन वांट्स पावर ओवर पावर, जो होप्स ने कहा है। वही सेम चीज मॉर्गन थाउ कहते हैं कि जो स्टेट्स है ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो जो उनके बीच का जो स्ट्रगल फॉर पावर है वो कभी खत्म नहीं होगा। और जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वहाँ पर एनार्की है, और एनार्की के होने की वजह से देर इज़ नो वर्ल्ड गवर्नमेंट जो स्टेट्स को उनकी मोरालिटी या उनके एथिक्स का ज्ञान देती रहे, उन्हें बताती रहे कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ गुड फॉर ग्रोथ ऑफ ऑल। तो एनार्किक सिचुएशन होने की वजह से, स्ट्रगल फॉर पावर होने की वजह से, अपने सर्वाइवल और अपने सिक्योरिटी की वजह से जो स्टेट्स है वो हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहते हैं, और जो वॉर है वो इनएविटेबल हो जाती है। दिस इज़ ऑल बेसिकली मॉर्गनथाउ कहना चाहते हैं। हमने जितना भी समझा, हम बेसिकली क्लासिकल रियलिज्म को ही समझ रहे थे। क्या होता है कि विद टाइम नए थिंकर्स आते हैं, नए नए एक्सपोनेंट्स आते हैं, और कुछ सब्सट्रैक्शन या कुछ एडिशन करके वो रियलिज्म के नए नए स्ट्रैंड्स को सामने रखते हैं। जैसे हेनरी किसिंगर को एकेडमिक रियलिस्ट कहा जाता है, केनेथ वॉल्ट्स को डिफेंसिव रियलिस्ट कहा जाता है। वो उनके कहने का मतलब ये था कि जो स्टेट्स है वो हमेशा अपनी पावर को मैक्सिमाइज़ करेंगे, वो अपनी मिलिट्री पावर को मैक्सिमाइज़ करेंगे सो दैट दे कैन डिफेंस देमसेल्व्स इन द सिचुएशन ऑफ वॉर, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में है। मीरहाइमर ने ऑफेंसिव रियलिज्म की बात की है, जिसमें उन्होंने कहा कि पावर लोग इसलिए एक्वायर करना चाहते हैं सो दैट दे कैन शो ऑफ इट, उनके पास वो पावर होनी चाहिए। रेनॉल्ड नीबर ने रियलिज्म को क्रिश्चियन बिलीव्स के साथ कोइंसाइड करके प्रेजेंट करने की कोशिश की, तो रेनॉल्ड नीबर को क्रिश्चियन रियलिज्म कहा जाता है। थॉमस शेलिंग ने बात की थी द स्ट्रैटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए उनको स्ट्रैटेजिक रियलिस्ट कहा जाता है। तो विद टाइम क्या होता है कि रियलिज्म में भी नए नए स्ट्रैंड्स आते हैं, और जो उनके नए एक्सपोनेंट्स आते हैं वो उसमें कुछ नए एक दो बेसिक अजम्पशंस को ऐड करते हैं, या कुछ पुराने जो क्लासिकल रियलिज्म के जो कुछ अजम्पशंस हैं उनको वो कंडेम करते हैं, जिसकी वजह से एक नया स्ट्रैंड उभर कर आता है। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं कि स्ट्रैटेजिक रियलिस्ट कौन है, डिफेंसिव रियलिस्ट कौन है। तो बेसिकली दिस इज़ ऑल। इन कंक्लूजन जो हम समझेंगे, बस हम इतना समझेंगे कि जो क्लासिकल रियलिज्म जो 20th सेंचुरी में इमर्ज होता है एज अ थ्योरी, इसका जो रेलिवेंस है वो एंटीसीडेंट है, दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। हम पेलोपोनेशियन वॉर से अगर इसको ट्रेस करना शुरू करें टू सुन्जू का आर्ट ऑफ वॉर, या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, या होब्स का लेवियाथिन, वी सी जो रियलिस्ट्स के अजम्पशंस हैं वो हमेशा से हिस्ट्री का पार्ट रहे हैं, वो आज के प्रेजेंट का पार्ट हैं, और वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का फ्यूचर भी हैं। क्योंकि स्टेट्स विल ऑलवेज बी इन कन्फ्लिक्ट ऑफ पावर बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू बी इक्वल, एंड फॉर द शेक ऑफ देयर नेशनल इंटरेस्ट दे आर गोइंग टू बी सेल्फिश। और जब अपने सेल्फिशनेस और सिक्योरिटी या अपने स्टेबिलिटी या अपने पावर मैक्सिमाइजेशन की बात आएगी, तो कोई भी स्टेट मोरालिटी या एथिक्स को नहीं फॉलो करेंगे। वो हमेशा अपने आप को सामने वाले स्टेट से आगे रखने के लिए डिप्लोमेसी का यूज़ करेंगे, या वॉर या कन्फ्लिक्ट का भी यूज़ करेंगे, सो दैट उनकी जो हेजेमनी है, जो उनका पावर है, वो हमेशा मेंटेन रहे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिकल रियलिज्म। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। बाय, थैंक यू।